अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी सुरिंदर सिंह डाली साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आपके डॉक्टर जयशंकर का बड़ा इंतजार हो रहा है यहाँ। खैर उस पर भी हम बात करेंगे, होपफुली पहले वो पहुंच जाएं तो हम आपको दोबारा जहमत देंगे। लेकिन सर आज हम बात करेंगे कनाडा और इंडिया को लेकर। काफी टेंशन चल रही है, दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं, हाई कमिश्नर्स को भी और कई एम्बेसी के स्टाफ को भी बुला लिया गया है भारत में भी। और कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर भी इसी किस्म की स्टेटमेंट्स लगाई हैं, जो कि एक बहुत अजीब बात है। एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने जो कुछ कहा भारत के बारे में, आप कैसे देखते हैं इस सारी सिचुएशन को? और इसमें आपको कहीं ना कहीं लगता है कि अमेरिका का भी हाथ है? सबसे पहली बात है कि जो जयशंकर साहब वहां आ रहे हैं, जिसका आप लोगों को इंतजार है, वो यहाँ से भी डिसीजन वही लेके गए हैं, क्योंकि हमने हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, जिसको आप इंटीरियर मिनिस्ट्री कहते हो, इतनी स्ट्रांग स्टेटमेंट कभी नहीं दी। मतलब इसके अगर नजदीक भी दिए तो शायद पाकिस्तान के लिए दी होगी। कनाडा एक हमारा डेवलप्ड इकोनॉमी है, इंग्लिश स्पीकिंग है, 2 मिलियन का डायस्पोरा है, 4 लाख बच्चा वहां हमारा पढ़ रहा है। और इतनी स्ट्रांग स्टेटमेंट मुझे नहीं उम्मीद थी कि जस्टिन ट्रूडो साहब एक छोटे गेन के लिए, अपनी छोटी राजनीति के लिए, एक इतने बड़े रिलेशनशिप को इस कदर जमीन पर लटा देंगे। तो यहाँ भी जयशंकर साहब भी गोली चला के गए और वहां भी आए रहे। वो तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो बहुत कम लफ्जों में कहते हैं जो कहते हैं। वो आपके पीएम साहब की तरह 24 बार जाके हाथ नहीं पटकते। यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने एक ही बार में जिक्र कर दिया था। और वो कहते भी ऐसे हैं कि वो कह भी जाते हैं और पता भी नहीं चलता। वो कहते हैं ना, वो कत्ल भी करते हैं तो जिक्र नहीं उठता, और आ भी बढ़ते हैं तो बदनाम हो जाते हैं। तो वो कहेंगे जरूर कुछ, वो क्रिप्टिक कहते हैं, क्योंकि आपकी सॉइल पे आ रहे हैं। और तो ध्यान से रहिएगा। नहीं नहीं सर, हम उन्हें वेलकम करते हैं और बहुत खुले दिल के साथ वेलकम करते हैं। और आई होप कि वो कुछ अच्छी बातें करेंगे और यहाँ से भी अच्छी बातें होंगी। लेकिन अगर हम कनाडा को देखें तो क्या लगता है आपको कि ये जो टेंशन इस हद तक बढ़ चुकी है, उसका क्या रीजन आपको लगता है? और खास तौर पर खालिस्तान के लोगों के साथ जो है वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर बहुत दिखाई देते हैं। वोट और नोट, ये दो चीजें मिलती हैं उन्हें उनके एलिमेंट से। अर्जुन जी, आपने इससे पहले वाले सवाल में पूछा था अमेरिका का क्या रोल है। अब मेरे हिसाब से तो पर्दे के पीछे तो चौधरी साहब ही बैठे हुए हैं। क्योंकि अब देखिए कि मेरे साथ कई दफा हुआ है कि मैं यूरोप में घूम रहा होता हूँ अपने ट्रिप्स पे, तो मेरे को पगड़ी करके बुला लेते हैं कई दफा कि आइए भाई साहब जरा बैग चेक करवा दीजिए, क्योंकि उनको फर्क नहीं पता होता कईयों को सिखों में और खुमैनी के और ईरानियंस में। पन्नू साहब क्या, पन्नू जो एक बेकार सा आदमी है, वो कहता है अमेरिकन सॉइल के ऊपर कि मैं एयर इंडिया को उड़ा दूंगा, मैं हिंदुस्तान को तकसीम कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। और अमेरिका एक भी केस रजिस्टर नहीं करता उसके अगेंस्ट। एयर इंडिया इज पार्ट ऑफ स्टार अलायंस, जिसके नीचे 25 से ऊपर एयरलाइंस आती हैं, जिसमें एयर कनाडा भी आती है, अमेरिका की यूनाइटेड भी आती है। तो मतलब अगर पन्नू जैसा आदमी एयर इंडिया को थ्रेट दे रहा है तो कोड शेयर है, तो उसमें एक दूसरे की कंट्री के लोग भी ट्रैवल करते हैं, तो अमेरिका उस पर उंगली भी नहीं उठाता। बल्कि उसके अगेंस्ट एक को निखिल गुप्ता नाम जी का आदमी उन्होंने उठाया ईस्टर्न यूरोप से, उसके अगेंस्ट हमारे को नोटिस भेज दिया। हमारे जयशंकर से हमारी एक्सटर्नल हमारी सरकार को नोटिस भेज दिया, हमारे एक्स रॉ चीफ को नोटिस भेज दिया। तो मेरी जो फीलिंग है कि जो आपके ये ट्रूडो साहब हैं, इनको चलाया जा रहा है पीछे से, क्योंकि शायद अकल से थोड़े पैदल है, इसीलिए इतना बड़ा रिलेशनशिप उन्होंने इंडिया के साथ इस समय इस कदर नीचे लगी। क्योंकि मैं एक बात बड़ी ह्यूमिलिटी से और माजरत के साथ कहना चाहूंगा कि इस समय इंडिया से दोस्ती दुश्मनी करके नुकसान ही है, क्योंकि इंडिया बूमिंग है। आपको ट्रेडिंग पार्टनर चाहिए, आपको 140 करोड़ के लोगों की मार्केट चाहिए, आपको उनकी सॉफ्ट पावर चाहिए, आपको उनकी लेबर चाहिए, क्योंकि गोरे कहाँ काम करके राजी होते हैं। तो इस समय जबकि एक तरफ लड़ाइयां हो रही हैं और
पैलेस्टाइन में लड़ाई हो रही है और वो जो प्रॉक्सीज इराक ने बना रखे हैं, तो इस समय तो जितनी भी डेमोक्रेसीज है इनके साथ आने का टाइम है, ताकि हम मिलकर आपस में नॉट ओनली इनसे लड़ें पर आपस में ट्रेड करें, क्योंकि एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट मनी हनी एज दिस इन अमेरिका। तो मुझे लगता है कि ये जो खेल है ये पीछे से वो खेल रहे हैं, और वो इसलिए खेल खेल रहे हैं अमेरिका, क्योंकि अमेरिका को आदत है एलाइज की। जैसे उनके एलाइज हैं जो कि होता है ना, वो आंखें बंद करके साइन कर देते हैं, इंग्लैंड हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया। तो वो हमें चाहते हैं अमेरिका कि आप हमारा एलाई बने। हम बोलते हैं हम एलाई नहीं बने, कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनना चाहते हैं, क्योंकि आपने तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ाइयां की, आपने जो कि अब आपकी दुश्मनी में हम क्यों आके बीच में करें? हमें तो रशिया से भी तेल लेना है, हमें आपसे भी बिजनेस करना है। अब आप देखें तो पाकिस्तान के उन्होंने क्या किया, जब जरूरत नहीं थी बस्ता लेके चल दिए, और आपके अफगानिस्तान भी पल्ले डाल गए, और अब मुंह भी मोड़ लिया। वो डू मोर हैव मोर जो आप कहते थे, तो खेल तो वो खेलते हैं पीछे से। आगे अब कनाडा जैसा एक प्राइम मिनिस्टर आ जाता है जो अपनी समझ नहीं लगाता कि वो हमसे नहीं अपने मुल्क के लोगों से ज्यादती कर रहा है। जब 4 लाख बच्चा वहां पढ़ने जाएगा वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, हमारे यहां से सॉफ्ट पावर जाएगी, पर उसको नहीं चीज समझ आ रही वो, क्योंकि वोट और नोट के चक्कर में 2% तो कनाडा में इंडियंस हम सारे, उस चक्कर में वो एक छोटी सी जो जो भटकी हुई कौम है जिसको आप खालिस्तानी बोलते हो, उनसे वो दोस्ती करके एक छोटे गेन के लिए आप एक बड़ी इतनी कंट्री का इंटरेस्ट नेगोशिएट कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से वो इंसान समझदार नहीं है। लेकिन सर ये बात तो बढ़ती चली जा रही है। पहले भी हमने देखा कई बार एलिगेशंस लगाई गई कनाडा की तरफ से और भारत की तरफ से जवाब भी दिया गया, लेकिन इस बार तो बहुत आगे की बात हो गई है कि एक दूसरे के एम्बेसडर्स या हाई कमिश्नर्स को ही हटा लिया गया है। ये कहीं पर ये मामला आपको लग रहा है कि सुलझ जाएगा या और ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है ये बात? और खासतौर पे जैसे मैंने कहा कि मुझे तो बहुत ही अजीब लगता है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो जाकर खालिस्तान के लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। मतलब आपने कहा कि एम्बेसडर साहब को फारिग कर दिया, तो लास्ट हमने पाकिस्तान का ही किया था एम्बेसडर फारिग, जब कश्मीर में लगा था। तो देखो मेन बात यह कि अभी आरजू जी और नीचे जाएगा, क्योंकि जब तक ट्रूडो है वहां, उसका अगले साल इलेक्शन है, पावर तो उसके पास है, तो अभी ये और नीचे जाएगा। वो एक बहुत बढ़िया शेर है कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। तो ये भाई साहब आने वालों के लिए मुश्किल कर जाएंगे, क्योंकि आप देख लो हमारा पाकिस्तान से कहां सुलट पा रहा है। तो ये नीचे ले जाना, एक बिल्डिंग को डिमोलिश करना 2 घंटे का काम है, लेकिन उसको बनाने में एक इमारत को कितना समय लगता है। तो ये मेरी समझ से भी और नीचे जाएगा जब तक जस्टिन ट्रूडो वहां बैठा है, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली इसको नीचे ले जा रहा है। ये तो छोड़िए, मैं आपको थोड़ा माजी में लेके जाता हूं कि इनके जो पिताजी थे वो भी कुछ इसी तरीके के थे। उनको इंदिरा गांधी जी ने बोला अर्ली 80s में कि भाई कुछ हमें खबर आ रही है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, जो कि टेरी मेलिंस्की उनका कैनेडियन राइटर है जो रोज टीवी पे होता है, उसने भी कहा, और उज्जवल दोसांझ जी हैं जो ब्रिटिश कोलंबिया के चीफ मिनिस्टर रहे, उन दोनों ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि उस जमाने में 80s में परमार और 1-2 लोग हैं जिन्होंने शहर से बाहर जाके विस्फोट किया है और ये बम फाड़ने के चक्कर में घूम रहे हैं। उसने उसको पल्ला ही झाड़ दिया कि छोड़ो, ये आपस में लड़ रहे हैं, पगड़ी वाले लोग हैं, मुझे क्या लेना देना। उसका रिजल्ट क्या हुआ? हमारा एक कनिष्क प्लेन बॉम्ब बास्टेड हो गया, वो नीचे गया, उसमें 329 लोग मरे, जिसमें से 84 बच्चे थे। तो उसके पिताजी भी कुछ इस तरीके के थे। और उसके बाद देखिए कि अंग्रेजी में लफ्ज होता है फ्रॉडियन स्लिप, के कभी कभी आप ना चाहते हुए भी कुछ कह जाते हो। तो वो उस जमाने में साहब राजीव गांधी जी को फोन करके कंडोलेंसेस दे रहे हैं, उन्हें पता नहीं था कि 329 में से 280 तो कैनेडियन सिटीजन थे। वो जो मरे बेचारे लोग, वो तो हमें आपको देनी चाहिए थी कंडोलेंस, वो हमें दे रहे थे। तो इससे आपको उनका माइंडसेट पता चलता। तो ये पिताजी को जो बीमारी थी वही बेटे को है। मुझे यही डर है, ये मेरा बहुत बड़ा डर है, और इसको बोलूंगा मैं कि भगवान ना करे, अल्लाह ना करे। क्योंकि देखो कि अब जब प्राइम मिनिस्टर ही उस के एलिमेंट के नाम से बिका हुआ है, एयर इंडिया की कितनी फ्लाइट्स आती है कनाडा से, तो एक बिकाऊ और चाहिए, कल को कुछ भी रख दे। तो मैं बहुत डर रहा हूं। मेरे को लगता है कि थोड़ा सा मैं अब अपनी पे ग्रेड से ऊपर जाऊंगा, कि मुझे लगता है एम्बेसडर्स विड्रॉ तो किए हैं,
हमें अपनी एयरलाइन भी विड्रॉ करनी चाहिए, क्योंकि हमारी एयरलाइन, हमारे पैसेंजर्स, हमारी उसकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी की चेकिंग उनके दायरे में आ जाती है। तो उसमें एक भी आदमी अपना ईमान बेच देता है। तो मैं तो और डर रहा हूं कि मैं अपनी, अगर मेरे को कोई सुने तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई अब हमें अपनी एयरलाइंस भी विड्रॉ करनी चाहिए, क्योंकि वो एक सिटिंग टारगेट है, वो सिटिंग डक है। और इसमें हैरत की बात यह है कि कनाडा में सब चीजों को, जिस किस्म की बातें पन्नू या उसकी तरह के लोग करते हैं, उसको वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं कह सकते। तो आपको लगता है कि इस तरह से, और जैसे आप कह रहे हैं वाकई में एयरलाइन की और कई चीजों की जो बात आप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसकी तरफ भी इंडियन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। लेकिन इससे आपको नहीं लगता फासले और बढ़ जाएंगे? देखो, फासले बढ़ने हैं जब आपस में आपके विचार नहीं मिलेंगे। और फासले क्यों भी बढ़ेंगे? क्योंकि ट्रूडो जो है वो इस पैटर्न पे चलता जा रहा है। चलो कहते जी एक स्टेटमेंट पॉलिटिशियन से गलत निकल जाती, समझ आती, वो तो कंसिस्टेंट है। मतलब जब उनकी, आपने जैसे बोला कि उनकी कंट्री में पन्नू जैसे बेकार लोग कहते हैं, हिंदुस्तान के बारे में इतनी बड़ी बातें बोलते हैं जो मेरा खून खौलता है, मैं बोल भी नहीं सकता। वो इंदिरा गांधी को मॉक ट्रायल करते हैं हमारी एम्बेसी के बाहर, वो फ्लोट बनाते हैं जिसमें कि वो इंदिरा गांधी को गोली मार रहे हैं। तो ये कर लें तो ठीक है। अगर सोचो हम आपकी कंट्री में, हम अपनी कंट्री में ऐसा डोनाल्ड ट्रंप के साथ करें, हम ऐसा करें कमाला हैरिस के साथ, तो हमारा तो अगले दिन हमारी पुलिस ही उठा के ले जाएगी। बस वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन जब और कोई करे, अब दूसरी बात यह है कि चलो मैं नहीं जानता, ये मैटर अब न्यूयॉर्क की कोर्ट में है कि उसको इंडिया ने उसमें इन्वॉल्व था कि नहीं। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप पाकिस्तान के हो, अमेरिका पाकिस्तान में घुसा आपसे बिना पूछे, आपकी बिना इजाजत के, बिना बताए, और बिन लादेन को मार के अपना हेलीकॉप्टर पे डिस्ट्रॉय करके उसे उठा के ले गया। उन्होंने सुलेमान जो ईरान के थे उनको कहां मारा था जाके। तो आप जा जाके करते रहो, वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नहीं है। लेकिन मैं नहीं कह रहा हमने किया है। तो पहले तो ट्रूडो साहब को अपने आका से पूछना चाहिए कि भाई हमने दुनिया भर में कहर मचा रखा है। मतलब अफगानिस्तान को आप आए थे ठीक करने, जिनको पीटने आए थे उन्हीं को असला देके वापस चल दिए, और मुसीबत आपके लिए और हमारे लिए डाल के चले गए। कुछ उसमें आप लोगों का भी गलती है। तो मेरे हिसाब से तो ये खेल पीछे से बड़ा है। ये कोल्ड वॉर जिसको मैं 2.0 कहता हूं, शुरू हो चुकी है। वो रशिया, चाइना, वो एक तरफ है, ईरान एक तरफ है, और एक तरफ अमेरिका है। अब हिंदुस्तान उसमें है कि उसको सब अपने पाले में चाहते हैं, क्योंकि एक मोदी जी ने जो हमारी छवि बनाई है, हमारी इकोनॉमी है, ग्लोबल साउथ के हम लीडर हैं। तो अब हिंदुस्तान के लिए झगड़ा हो रहा है कि जी इसको मेरे कैंप में लाओ, उसको मेरे कैंप में लाओ। लेकिन आपको पता है जयशंकर साहब हैं, वो कम बोलते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो फिर वो बच्चन साहब स्टाइली डायलॉग डिलीवरी करते हैं। मैंने तो बहुत दिन पहले भी, हमारे यहाँ कई गेस्ट आए भारत से, उनसे मैंने कहा था, अभी नहीं, मैं साल पहले की बात कह रही हूँ, कि मैंने उनको कहा कि अमेरिका को अच्छा नहीं लगेगा कि भारत आगे जा रहा है, चाहे वो इकोनॉमी वाइज जाए, चाहे इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अमेरिका के साथ हमारे बहुत अच्छे टर्म्स हैं, अमेरिका हमारे अगेंस्ट नहीं जाएगा। लेकिन इस वक्त आपको लगता है कि अमेरिका जो है वो भारत के अगेंस्ट जा रहा है और भारत से कहीं ना कहीं खौफजदा या डरा हुआ है? नहीं, देखो ऐसा आरजू जी, ये दोनों तरफ है। अमेरिका भारत को चाहेगा आगे चाहे, क्योंकि अमेरिका को चाइना को न्यूट्रलाइज करना है। लेकिन अमेरिका चाहता है कि भारत इतना हम बिल्ड कर दें कि चाइना को न्यूट्रलाइज करे, पर इंटरनली वीक रहे और हमारे साथ से चले। इसीलिए वो ये के एलिमेंट, जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों को क्रिएट करता है। तो समझ गए ना आप कि वो हमें मजबूत करना चाहते हैं कि हम लड़ सके चाइना से, उनका इंटरेस्ट इंडो पैसिफिक में रख सकें, क्योंकि यहां भी तो उनको जरूरत है। लेकिन वो इतना मजबूत भी नहीं चाहते कि हमारे कहने पे उठे और बैठे नहीं। अब एक जो अमेरिकन एम्बेसडर है एरिक गार्सियाती, उन्होंने 2 महीने पहले हिंदुस्तान में खुलेआम बोल दिया। उन्होंने कहा भाई इंडिया को डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इस पाले में हो या उस पाले में हो। तो वो तो साफ बोल रहे हैं कि हमें इंडिया चाहिए, पर हमें इंडिया पूरे तरीके से चाहिए, कि जो हम, जैसे हमने पाकिस्तान को चलाया वैसे हमें पूरा चलाने के लिए चाहिए, हमें बीच का इंडिया नहीं चाहिए। पर हम कहते हैं कि हम किसी कैंप में नहीं जाएंगे, हम आपकी लड़ाई इनहेरिट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इस चित्ते में रहना है, हमारे पास रशियन डिफेंस इक्विपमेंट है, हमने तेल खरीदना है। अब आपकी लड़ाइयां, आप तो 100 साल से लड़ रहे थे, अब वो हम उसमें अब आपके आगे पार्टनर बन जाए, क्यों भाई?
जैसे आप अपना इंटरेस्ट देखते हो वैसे हम अपना इंटरेस्ट देखेंगे। ये तो हमने स्पेशली पाकिस्तान के केस में सीख ही लिया है ना कि यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, इट इज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। हम किसी एक के साथ नहीं, जहां हमारा इंटरेस्ट होगा हम वहां जाएंगे, और जहां हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा हम वहां स्क्रीन कर जाएंगे, हम शांत बैठेंगे, हम पाले से बैठ के मैच देखेंगे। लेकिन अगर भारत को इतनी बात समझ में आ रही है कि अमेरिका जो है वो चाइना के अगेंस्ट इस्तेमाल कर रहा है, तो आप लोग चाइना के साथ अपने जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व क्यों नहीं कर लेते? बीच में एक बार सुना था कि चाइना और भारत जो है वो आपस में बात करने जा रहे हैं और कुछ टेंशन कम हो जाएगी। बात चल भी रही है, और इसीलिए पीछे चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स है उसने एक्नॉलेज भी किया है कि इंडिया इज द नेक्स्ट सुपर पावर। देखो आपको पता है ये सब बैक ट्रैक डिप्लोमेसी होती है, इतनी जल्दी रिश्ते सुलटाए नहीं जाते हैं। पर अब देखो दूसरी बात यह है कि अब चाइना और इंडिया को भी दूसरे की जरूरत है, क्योंकि अब सप्लाई चेन्स हैं। अब चाइना से हमारा 70-80 बिलियन डॉलर का ट्रस्ट डेफिसिट है। ये चीज मैं इसमें इस एग्जाम्पल में मैं आपको पाकिस्तान को मैं थोड़ी सी अपनी दो राय 2 सेंट्स देना चाहूंगा कि चाइना अमेरिका के साथ चाइना के डिफरेंस हैं, चाइना के ताइवान के साथ डिफरेंस हैं, हमारे चाइना के साथ हैं। हमने उस दुश्मनी को अपने व्यापार में और टोटली हम उस सोच से ऑब्सेस नहीं हुए हैं। जब तक वो चल रहा है चलने दीजिए, लेकिन इसको तो मत रोकिए। जैसे मेरे पिताजी बोलते थे कि अगर एक ट्रेन लेट आ रही है तो उसको थोड़ा सा बाहर खड़ा कर दो ताकि बाकी 4 तो टाइम पे आ जाए प्लेटफॉर्म पे। तो चाइना और इंडिया को दोनों को अंदर से पता है, देखो हमारे डिस्प्यूट्स हैं, बॉर्डर्स हैं, और हमने जंगें भी लड़ी, पर दोनों को पता है कि अब दोनों को अगर आगे बढ़ना है तो एक दूसरे की जरूरत है, बिकॉज दिस इज अ ग्लोबल वर्ल्ड। मतलब आप पाकिस्तान अपने को कितना पनिश करता है, कहीं से टमाटर ले रहा है, कहीं से प्याज ले रहा है, कहीं से दवाइयां ले रहा है। 20 किलोमीटर का वाघा का बॉर्डर है, तो ग्रोथ ही नहीं होगी, क्योंकि अब जो चीज बाहर से मंगाओगे वो महंगी भी आएगी, वो स्मगल भी होगी, और उसका टैक्स का ड्यूटीज का पैसा भी नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मुझे आप लास्ट में ये बताइएगा कि आप खुद भी आप सिख कम्युनिटी से हैं, तो भारत में कितने ऐसे लोग हैं जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं? क्योंकि मैंने कल एक अपनी सोलो लगाई खालिस्तान के ऊपर, मैंने बात की खालिस्तान क्या बेसिकली कनाडा इंडिया में बात की, तो मुझे कई लोगों ने कमेंट में आके बुरा भला कहना शुरू कर दिया और खालिस्तान के नारे लगाने शुरू कर दिए। इंडियन आईडीज थी। अब मुझे नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन आपके ख्याल से भारत में तो मैंने नहीं देखा इतना कोई खास के इसके ऊपर कोई बात करते हो या इसके लिए कोई प्रोटेस्ट चल रहा हो। ये यूरोप और कनाडा वगैरह में इतने लोग क्यों हैं? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब ऐसा है कि 1984 में एक जेनोसाइड हुआ, इसको राइट्स कहते हैं। राइट्स नहीं होते, राइट्स में दो तरफा होते हैं। जब एक माइनॉरिटी को साफ करने के लिए लॉ एनफोर्समेंट अपने हाथ पैर बांध के बैठ जाएगी, हजारों लोगों को मारा गया, तो वो आज भी सिख कौम के अंदर वो रंजिश और वो रहनी भी चाहिए। क्योंकि आज तक आपको पता है 2 से ज्यादा लोग जेल नहीं गए, हजारों मारे गए। तो इट्स एन एक्ट ऑफ जेनोसाइड, इट इज अ प्रोग्राम। तो वो तो एक है, वो एक जख्म है हमारे ऊपर। और मैं एक सिख फोरम ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैं स्पोक्स पर्सन भी हूं, और हम पिछले 40 साल से यही मुद्दा उठा रहे हैं कि हमें जस्टिस चाहिए, क्योंकि अगर हम उसके लिए जस्टिस मिलती है हमें, तो आगे से ये सब नहीं होगा। अब क्या है कि कांग्रेस ने वो इतना बड़ा मेस बनाया, वो सारा जो मलबा था उससे कुछ लोग हिंदुस्तान छोड़ के बाहर चले गए, क्योंकि जब पंजाब को साफ किया गया तो उसमें बहुत बेकसूर भी मारे गए, वो लोग बाहर चले गए, वो दूसरी और तीसरी जनरेशन के हैं। तो वो आज भी हिंदुस्तान के साथ वो वो रंजिश पालते हैं कि हमें वहां से जेनोसाइड हुआ। मतलब मेरे खुद के 1-2 रिलेटिव्स हैं जिनसे मैं टेबल पे बैठ के अमेरिका में बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो अभी भी उस पे अटके हुए हैं, और उनका अटकना वाजिब है। पर अब इतनी बड़ा मुल्क है, प्लस माइनस तो लगा रहता है, और हम कहते हैं कि हम जो भी जस्टिस चाहेंगे हम थ्रू द पैरेंथेसिस ऑफ द लॉ और कानून के अंदर चाहेंगे। तो हम हैं, हमारे जैसे मैं हिंदुस्तान में, मैं सिख रिलीजन से हूं, मेरे आसपास हमारी फैमिली में, हमारे खानदान में हमने कभी भी ये जिक्र नहीं किया। हम बहुत खुश हैं, हम अपने बिल्कुल जी रहे हैं। पर कुछ लोग हैं, वो उनकी रीजंस रहे होंगे जो हिंदुस्तान से बाहर हैं, तो उनके लिए मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने लिए खुद बोल सकते हैं। पर हम बिल्कुल नहीं, बल्कि सिख कौम तो ऐसी है कि हमारे गुरुओं ने बच्चे तक वार दिए।
तो मैं तो कहता हूं कि अब बाल बढ़ाने से या पगड़ी पहनने से सिख नहीं होती, क्योंकि अगर आप अपनी मातृभूमि अपनी कंट्री से प्यार नहीं करते तो फिर आप किसी मजहब के नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और लेकिन जो टेंशन बनी हुई है कनाडा और भारत की, वो भी हम देखेंगे और उस पर नजर रखेंगे। आपसे बात होती रहेगी, लेकिन आई विश के ये चीजें खत्म हो। और मुझे तो खास तौर पे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बहुत हैरत, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि होती है, कि वो इस तरह के लोगों के साथ जाके खड़े हो जाते हैं। ठीक है, अगर कोई अपने प्रोटेस्ट कर रहा है तो करे, लेकिन वहां का प्राइम मिनिस्टर अगर खड़ा हो जाता है तो आप जानते हैं कि वो एक बहुत बड़ी हेडलाइन बनाने के लिए मदद कर रहे हैं। प्राइम आप मिनिस्टर तो उसके छोड़िए, पार्लियामेंट में वो एक आदमी प्लम्बर था निज्जर, जो यहाँ से नकली वीजे पे गया, शर्मा के नाम पे गया, उसके नाम पे पार्लियामेंट में कनाडा में दोनों पार्टियां मिलकर 2 मिनट का साइलेंट रखती हैं। तो अब ये तो अंधों का शहर है, अब यहाँ किसको शीशा बेचेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इनको समझना चाहिए, क्योंकि इनकी कंट्रीज में तो हमारा नहीं ख्याल था कि ये इस किस्म की सोच रखते होंगे, इस किस्म के लोगों को सपोर्ट करते होंगे। क्योंकि एक तरफ तो बड़ा शोर मचाते हैं टेररिज्म का, और दूसरी तरफ ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। खैर, आपसे फिर बात होगी, और एससीओ के ऊपर भी हम जल्दी ही आपको फिर जहमत देंगे। बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। थैंक सत श्री अकाल, थैंक यू, खुदा हाफिज। यू।